प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 7 जो है आपकी कक्षा 10 का, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। आपकी जो क्वेश्चन बैंक 2023 जारी की गई है मंडल के द्वारा, उस आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसके सारे क्वेश्चंस के जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है उनको मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी ये क्वेश्चन बैंक है, जो इसमें आप देखें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। जैसे ये पहला है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी मतलब क्या है बच्चों? y अक्ष से दूरी जो है मतलब कि वो इस y अक्ष पे नहीं है, और y अक्ष पे नहीं है मतलब किस में रिप्रेजेंट करेगा? वो x अक्ष पे। तो जब y अक्ष पे दूरी हो तो वो x का निर्देशांक मतलब क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। ये देखिए, ये y अक्ष पे दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या फिर क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। वैसे ही यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी है मतलब वो x अक्ष में बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो कहाँ पाया जाएगा? y अक्ष में। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? उसकी कोटि कहलाती है। फिर यहाँ आप एक दूसरा पॉइंट देखें, ये कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हालांकि इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दोनों में बिल्कुल बराबर सॉल्व होगा। ठीक है, अब एक तीसरा सूत्र देख लें आप। ये बोल रहे हैं अगर दो बिंदु हैं, एक है A, एक बिंदु A है, और उसको कोई तीसरा बिंदु P जो है वो इतने अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो P के निर्देशांक क्या होते हैं? तो ये होता है इसका फॉर्मूला Pxy बराबर m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, चौथा फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अगर मान लो एक रेखा है, ये A से B के बीच में डिनोट कर रही है, एक है A और एक है B, और इसके बीचों बीच एक पॉइंट है, मान लो की बात Q या O। ठीक है, तो O के निर्देशांक होंगे बेटा xy, और x का मान होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का निर्देशांक होंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए अपन इसको हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। केंद्रक के निर्देशांक इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए हम आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों ये A-B वाला 14वां क्वेश्चन। बच्चों मैं यहाँ पे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14 सॉल्व कर रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ये बोल रहे हैं बिंदुओं इतने इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। आई थिंक आपसे बनता होगा। देखिए इसको लिखना कैसे है। ठीक है, लिखेंगे आप दिए गए बिंदु हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने आपकी जो दिखाने की स्टाइल को अच्छी बनाने के लिए ब्लैक रेड सब कलर के पेन का यूज किया है, परंतु आपको क्या करना है, ये पूरा ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। हाँ, कहीं स्पेशल फार्मूलाज या फिर लास्ट में आंसर को आप ब्लैक पेन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखें आप दिए गए बिंदु हैं x1 y1 का मान AB दिया है, ये AB, और x2 y2 का मान -a माइनस b दिया है। मतलब x1 का मान है A, y1 का मान है B, x2 का मान है -a और y2 का मान है -b। अब ये बोल रहे हैं इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला तो अभी बताया था मैंने, ये होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान रख दो, x2 का मान कितना, -a, ये रख दिए, माइनस तो माइनस x1 का मान है a, तो ये आ गया a, इसका स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान है -b, ये रख दिए -b, माइनस तो माइनस y1 का मान है b, तो ये रख दिए b। इसको सॉल्व करें, -a मतलब माइनस के 2a, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस -b मतलब माइनस के 2b, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऋण का स्क्वायर धन हो गया और 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये आ गया 4a स्क्वायर। वैसे यहाँ पे आ गया 4b स्क्वायर। 4 दोनों में था, 4 कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इस स्टेप को बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करनी 4 और ये अलग अलग लिख लिए, मतलब है ना। करनी 4 का मान होता है बच्चों 2 और ये तो ज्यों का त्यों रहा। अतः अभीष्ट दूरी, चूँकि करनी सॉल्व करे हैं इसलिए यहाँ हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अतः अभीष्ट दूरी प्लस माइनस 2 करनी a प्लस b स्क्वायर होगी। ये आ गया आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है आपका, वो ये कह रहा है बिंदु ऋण 5 7। ये जो है ये प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। देख लें इसका सॉल्यूशन भी आप 13वें प्रश्न का।
ये कह रहा है बच्चों कि बिंदुओं ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी। सेम वही फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, वैसा ही आप दिए गए बिंदु हैं x1 y1 बराबर इतने इतने, x2 y2 बराबर इतने इतने, अतः प्रश्नानुसार इनके बीच की दूरी मान रख देना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और आप इस तरीके से सॉल्व कर दोगे। पहले ही सवाल जैसा है पूरा पूरा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ दिक्कत होगी। x2 का मान -1 था, ये रख दिया आपने माइनस, तो माइनस x1 का मान -5 है, तो ये -5 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब इसी को पहले देख लें हम, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस का 5 का स्क्वायर, और बाकी तो चल ही रहा है ज्यों कहते हो ये पूरे स्टेप। -1 से जब प्लस के 5 गए तो बेटा 5 में से 1 गया तो बचा 4 का वर्ग, और यहाँ 3 में से ऋण 7 गए तो बचे ऋण 4 का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 16, यहाँ ऋण 4 का वर्ग भी हो गया 16, 16 16 32, 32 के फैक्टर तोड़े गुणनखंड, तो आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब कि 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो ये जोड़े बन गए इसके, कहाँ बन गए जोड़े, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 2 बाहर निकला, यहाँ से भी 2 बाहर निकला, अंदर केवल 1 2 बचा, तो 2 गुणित 2 मतलब कि 4 करनी 2। लास्ट में आप डाल के उत्तर ये लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है ये, अतः अभीष्ट दूरी 4 करनी 2 होगी। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप कर लेंगे। तो ये बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड 2 या 3 सवाल हैं, उन सवालों को मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से यदि कोई सवाल आ जाए तो बच्चों आपसे बन जाने चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 22वें का आंसर। y का वह मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा, अभी हमने जो सवाल सॉल्व किए थे बेटा, इसमें हमने क्या करे थे बेटा, इनके बीच की दूरी निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में मालूम इनके बीच की दूरी की वैल्यू सामने दी हुई है, देखें आप कैसे, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए बिंदु हैं P x1 y1 बराबर इतने इतने, Q x2 y2 बराबर इतना इतना दिया है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे दी है। तो अब अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर में ये 10 लेके चलेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, x2 का मान 10 था, ये रहा 10, माइनस तो माइनस, x1 का मान था बेटा 2, तो यहाँ 2 रख दिए स्क्वायर, प्लस तो प्लस y2 का मान कितना था, y ही था, माइनस y1 का मान -3 था, तो ये आ गया -3 और बाहर स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस के 3, ये हो गया 10 में से 2 गए मतलब 8 का वर्ग, और ये 10 तो चल ही रहा है। अब देखें बेटा यहाँ पे लगा था रूट, तो हमने क्या करे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। जब वर्ग किया जाता है किसी रूट वाली संख्या के ऊपर तो क्या होता है, रूट से ये वर्ग जो है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब ये करनी गायब हो गई। और यहाँ पे 10 का हो गया वर्ग, तो 10 का वर्ग हो गया बेटा 100, और ये 8 का वर्ग बचा, और यहाँ y3 का वर्ग बचा। 8 का वर्ग होता है 64, 8 8 64, y3 का स्क्वायर बराबर 100। 64 का बच्चों हमने इस साइड पक्षांतर करे तो 64 जहाँ 100 से घट गया तो आया कितना, 36। 36 को हम लिख सकते हैं बेटा 6 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर चल रहा था, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स का बच्चों एक रूल होता है, अगर बराबर के निशान के इस साइड और उस साइड स्क्वायर स्क्वायर मिल जाएं सिंगल संख्या पे बात करना, ये जो पूरी है ये अपने आप में सिंगल है और ये भी अपने आप में सिंगल है, तो ये स्क्वायर गायब हो जाते हैं। वैसे ही रूट भी गायब हो जाते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो स्क्वायर गायब हो गए, बचा कितना, y3 बराबर, स्क्वायर हटाए हैं तो यहाँ प्लस माइनस के 6 आ जाएगा, आ गया प्लस माइनस 6। अब हम एक बार यहाँ धन चिन्ह ले लेंगे, ये ले लिए धन चिन्ह लेने पर, एक बार यहाँ ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लिए जब तो क्या हो गया, y3 बराबर 6, यहाँ से 3 का पक्षांतर करें, 6 माइनस 3 हो गया, 6 में से 3 गए तो बचे 3। वैसे यहाँ ऋण 6 ले लिए तो ये 3 इस साइड आया तो ऋण का 3 हो गया, ऋण 6 ऋण 3 मतलब ऋण के 9, तो y बराबर एक बार मिला 3 और एक बार मिला ऋण 9। आप चाहें तो यहाँ आंसर में लास्ट में इस टाइप से डब्बे बना करके इसको सॉल्व लिख सकते हैं, ठीक है। अतः अभीष्ट हल, लास्ट में यहाँ आंसर डाल के आपको लिख देना है, अतः अभीष्ट हल y बराबर 3 और ऋण 9 है। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या था बच्चों, यहाँ सामने एक इक्वेशन दी हुई थी, जबकि हमने अभी जो पहले 2 टाइप के क्वेश्चन किए इनमें केवल इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, इस साइड कुछ नहीं दिया रहता था। तो बच्चों ये हमने बता दिए। ये आपका ये 22वां टाइप का क्वेश्चन, जो 22वें नंबर का क्वेश्चन था वो हो गया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो प्रश्न क्रमांक 27वां है, इसकी बात करेंगे। 27वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बच्चों, देखें आप यहाँ पे, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हो।
समदूरस्थ हो, मतलब कहाँ पे ज्ञात करना है, वाई अक्ष पे। देखें यहाँ पे एक एक्सिस बन रही है, वाई अक्ष पे यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ पे है, मतलब कि समान दूरी पर है। इस लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसको निकालना है। मान लिए हमने वो बिंदु है क्या, पी एक्स वाई, जो कि बिंदु ए और बिंदु बी से बराबर दूरी पे हमने लिख दिए। देखें यहाँ पे क्या है, चूंकि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, देखें चूंकि वो बिंदु जो है किस पे है बच्चों, y अक्ष पे बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 होगी, y की बस वैल्यू लेके चलेगा। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, चूंकि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y होंगे, माना वह बिंदु क्या है, पी एक्स वाई है, क्या है, पी एक्स वाई। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे केवल y लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो बिंदु और दिए थे, एक बिंदु दिया था ए का मान था कितना 6 5 और b का मान था -4 3। इससे वो बराबर दूरी पर, समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस, तो हम लिख देंगे, ये लिख दिए पूरा हमने जमा दिए। अब आप लिखेंगे समदूरस्थ के प्रतिबंधानुसार। समदूरस्थ सॉल्व करने की बच्चों एक शर्त होती है, क्या होती है शर्त, ये पी ए बराबर पी बी, मतलब कि दोनों को इक्वल लेके चलना पड़ता है। कैसे इक्वल चलना पड़ता है, ये बिंदु पी जो है ना वो इससे और इससे इक्वल दूरी पे है। मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 6 मीटर होगी। तो एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, तो ये है पी, ये है ए, तो आ जाएगा पी ए और एक बार पी बी, दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। तो पी ए मतलब वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो एक बार 0 - 6 कर दो या 6 - 0, देखो x2 - x1 होता है। अगर ये x1 y1 ले रहे हैं तो फिर हमें इसको x2 y2 लेना पड़ेगा। वैसे ही जब यहाँ x1 y1 ये लिया जा रहा है तो इसको भी x2 y2। तो हम क्या करते हैं, x2 - x1 मतलब कि 6 में से 0 घटा दिए, ये 6 - 0 का स्क्वायर और 5 - y का स्क्वायर, ये हो गया। वैसे पी बी के लिए -4 - 0 का स्क्वायर, ये हो गया, और 3 - y का स्क्वायर। समझ में आया ना क्या किया हमने यहाँ पे, एक बार इससे इसको घटाए, एक बार इससे इसको घटाए, मतलब एक बार ए के साथ पी लिए, एक बार बी के साथ पी लिए, ठीक है। 6 - 0 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों, -4 - 0 मतलब -4 का स्क्वायर, 3 - y मतलब ज्यों का त्यों। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर बराबर के निशान के इस साइड उस साइड दोनों साइड सिंगल संख्या पे स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर गायब हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी ये पूरी ये सिंगल संख्या है, तो यहाँ से ये कर्णी गायब हो जाएगी। स्क्वायर भी गायब किया जा सकता है और कर्णी भी गायब की जा सकती है। तो आ गया यहाँ 6 का वर्ग 36, 5 - y का स्क्वायर ये छोड़ दो, अभी 4 का वर्ग हो गया 16 धन 3 - y का स्क्वायर। अब हम एक काम करें बेटा, इसको पुस्तक को खोल लें, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे इस पेज को मैं गंदा नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा, a - b की पावर 2 मतलब a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के 2ab, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, तो ये लग गया a - b का स्क्वायर मतलब कि a की पावर 2 मतलब 5 की घात 2 धन b की पावर 2 मतलब y की घात 2 माइनस 2ab, 2a और b मतलब 2 पंचे 10 और y मतलब 10y, ये आ गया। वैसे यहाँ हल करें, 16 तो जाऊँ कहते हो, 3 का वर्ग धन y का वर्ग माइनस 2ab, 2 तो 2 रहा, a का मान था 3 और b का मान था y, मतलब 2 दिया 6 और y मतलब 6y। अब हमें यहाँ से क्या करना है बेटा, जो वाई वाले स्टेप हैं और जो मतलब एक साइड अंक ले लें और एक साइड अचर राशि ले लें, ठीक है ना। एक साइड अचर राशि, एक साइड चर राशि। चर राशि क्या होती है, एक्स वाई जेड से जिन्हें रिप्रेजेंट करते। तो वाई वाले इस साइड आ गए, तो ये वाई स्क्वायर इस साइड आया, 6y इस साइड आया। यहाँ से 36 और 5 के वर्ग को हमने पक्षांतर कर दिए। तो देखें यहाँ क्या बचा था, वाई स्क्वायर ये लिखा माइनस 10y ये लिखा। देखिए ये वाई स्क्वायर पक्षांतर होकर इस साइड आया, तो धन का वाई स्क्वायर हो गया ऋण का वाई स्क्वायर और ऋण का 6y हो गया धन का 6y, ठीक है। यहाँ रहा 16, तो 16 3 का वर्ग हो गया था 9। अब देखिए ये 36 इस साइड आया तो माइनस का हो गया और 5 का वर्ग इस साइड आया तो 25 हो गया। अब देखें जरा इसको जोड़ें, 16 और 9 25, -36 -25। देखें अब ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25 कट गए, कुल मिला के बचा यहाँ -36। यहाँ पे भी ऐसे ही धन का वाई स्क्वायर और ऋण का वाई स्क्वायर कट गए, बचा कितना, ऋण 10y धन 6y। ऋण 10 से जब 6 गए तो बचे कितने, ऋण के 4y बराबर ऋण के 36। अब हम इसको काट दें,
ऋण से ऋण कट गया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, मतलब y बराबर आ गया 9, y बराबर 9 आ गया। इसको भी आप डब्बा बना के लिख दो, ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से डब्बा। अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, 9 होंगे। ये आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर आ गया? जो हम अभी ये चित्र ले रहे थे ना, इसके मान कितना आएगा? y का मान तो मिला है हमें कितना? 9, तो ये लिख दोगे आप इसके निर्देशांक pxy बराबर 0, 9, ये आ गया। ठीक है बेटा, आपको आया समझ में कैसे करना है इसको? बहुत आसान तरीका है, आसानी से आपसे बन जाएगा। इसको आप आसानी से सीख सकते, कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसके व्यास के सिरों के निर्देशांक इतने इतने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चाहें तो आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर यहाँ से एक रेखा बना देंगे जो बीचों बीच केंद्र से होके जाएगी। यहाँ पे आप इसको निर्देशांक ए दे देना, इसको बी दे देना, और इसको मान लो कि बात आप एक्स या ओ कुछ भी दे देना, और इसके निर्देशांक आप मान के हल कर लेंगे। ठीक है, या तो चाहें तो आप इस सीधी स्ट्रेट लाइन बना करके भी इसको लिख सकते हैं। प्रश्न लिखेंगे हम। देखिए, दिया है वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। व्यास मतलब कि किनारे, कॉर्नर जो रहा ना, उसके निर्देशांक दे दिए गए हैं। यहाँ पे हमने एक रेखा बना ली, ये इसके व्यास के सिरों के निर्देशांक, एक मान लिए हमने बिंदु P, एक मान लिए बिंदु Q। P के निर्देशांक हमने ले लिए x1 y1, Q के निर्देशांक ले लिए x2 y2 ले लिए। अब हमें यहाँ इसके मध्य बिंदु के प्रश्न कह रहा है कि इसके हमें क्या है, व्यास के सिरे के निर्देशांक कितने हैं, तो केंद्र के निर्देशांक, केंद्र मतलब बीचों बीच के निर्देशांक। तो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का। मान लिए केंद्र के निर्देशांक क्या है बच्चों, एक्स वाई। तो हम देखेंगे, माना केंद्र के निर्देशांक एक्स वाई हैं, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, जो मध्य बिंदु होता है ना, केंद्र बिंदु, उसके निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। आप चाहें तो इस तरीके से पूरा इस सवाल को लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। x बराबर x1 प्लस x2, x1 का मान रख दो, x1 का मान कितना था -3, और x2 का मान -5, ये रख दिया -3 -5/2, और y1 का मान था 4, y2 का मान था 6, मतलब 4 धन 6/2, ऋण 3 ऋण 5 मतलब ऋण के 8/2, 4 धन 6 मतलब 10/2। यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये क्या बचा, ऋण का 4। यहाँ पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब y बराबर 5। अतः केंद्र के निर्देशांक कितने आ गए, x का मान ऋण 4 और y का मान 5। बिल्कुल सिंपल है, x बराबर आ गया ऋण 4 और y बराबर आ गया 5। बच्चों एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को इसी हिसाब से बताना चाहूँगा, ये गाइड के माध्यम से ही मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखें इस क्वेश्चन को, ये बोल रहे हैं त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं। तो देखो आप इसको मान लोगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, क्या मान लोगे, और इसके केंद्र के निर्देशांक, मतलब यहाँ कहीं बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट पड़ेगा। माना केंद्र के निर्देशांक x y है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, जैसे अभी आपने इसको सॉल्व करे थे ना, x बराबर इतना इतना लिए थे। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, तो यहाँ पे आप लोगे x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है, तो वही हो जाएगा। ये देखिए, ये x1 प्लस x2 प्लस x3/3। वैसे y के लोगे तो आ जाएगा क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब इनमें देखो x1 का मान क्या आएगा 1, x2 का मान क्या आएगा ऋण 1, तो देखो 1 में से तो 1 खत्म हो गया, और x3 का मान 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बचा केवल 3, और नीचे 3 था तो 3 से 3 कट गया। देखो ये लिखिए 1 - 1 धन 3, तो देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल, कितना बचा 3/3, 3/3 मतलब कि 1। और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो y1 y2 y3, y1 का मान 4, y2 का मान -1, y3 का मान -2, मतलब 4 -1 -2 मतलब कि कितना आ गया, 4 में से 1 गए तो बचा 3, 3 में से 2 गए तो बचा 1, ये आ गया 1/3। अतः देखिए निर्देशांक मिल रहा है ना 3/3, मतलब x का मान आ गया 1 और ये y का मान 1/3। बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा, आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि हमने आपको करके बता दिए। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। इस 7वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है आपका 7वां क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा, समझ लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले आप इसको पूरा जमा के लिख लेंगे। माना वह बिंदु P x y है,
क्या है बिंदु, माना कि बिंदु पी एक्स वाई, यहाँ पे अपन ने ले ली बिंदु पी एक्स वाई। बिंदुओं ए मतलब ए जो है और बी ए जो है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 मतलब कि 2:3 में प्रश्न में दिया था में विभाजित करता है। प्रश्नानुसार x बराबर होगा, x का फॉर्मूला लगा दो, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का ये फॉर्मूला होता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y1 मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो आप लगा दो, m1 का मान रख दो, कितना था m1 का मान बेटा 2, m2 का मान कितना था 3, देखो नीले पेन से मैंने लिखा है 2 3 और नीचे देखिए m1 m2 मतलब 2 धन 3, यहाँ पे भी वही। अब यहाँ देखो x2 का मान कितना होगा, देखिए ये होगा x1 y1 का मान, ये होगा x2 y2 का मान, तो x2 का मान कितना होगा 4, तो ये लिख दिए 4, x1 का मान कितना -1, तो ये लिख दिए -1। अब ऐसे यहाँ पे देखें y2, तो y2 का मान कितना होगा -3, तो ये लिख दिया -3 और y1 का मान आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करें, 2 चौके 8, ऋण और धन हो गया, ऋण 3 एकम 3, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 ऋण के और 7 तिया 21 धन के, 8 में से 3 गए तो बचे कितने 5 और नीचे तो 5 हो ही रहा है इनका टोटल, ये तो आ गया 5 बटे 5, 5 बटे 5 मतलब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब 1 और यहाँ पे भी देखिए -6 धन 21 मतलब 21 में से 6 गए तो बचे 15, 15 बटे 5 मतलब 5 एकम 5, 5 तिया 15 मतलब क्या आ गया 3। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। मतलब वह जो बिंदु है, कौन सा बिंदु, ये एक्स वाई, इसके निर्देशांक मतलब कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, पी एक्स वाई बराबर 1 और 3। इस तरीके से इसको आप पूरा सॉल्व कर देंगे, ये ठीक है। ये देख लें आपका पूरे सामने लिखा हुआ है, चित्र आपको कैसे बनाना है। चित्र बना के करोगे बेटा तो उसकी कुछ एक अलग इफेक्ट होगा, इसलिए कोशिश करें कि हम चित्र बना करके इस सवाल को सॉल्व करें। अब हम देख लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो ये है बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है, नाम में ही है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिख लेंगे इस तरीके से, पहले आप एक डायग्राम शो कर देना, ए के मान लिख देना। देखें आप लिखें कैसे, माना बिंदु ए x1 y1 बराबर इतना, बी x2 y2 बराबर इतना और सी x3 y3 बराबर इतना है, ठीक है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये चित्र बना देना, ए का मान ये लिख देना, बी का मान लिख देना, सी का मान लिख देना। अब प्रश्नानुसार हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5, ये 6 माइनस 5 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए। देखिए डायरेक्ट किए हैं, इसके पहले हमने बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिए हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट किए हैं। 4 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस हो गया, प्लस के 2 का स्क्वायर, 6 में से 5 गए मतलब 1 बचा, 1 का वर्ग, 4 धन 2 मतलब 6, जो 6 का वर्ग, 1 का वर्ग हो गया 1, 6 का वर्ग हो गया 36, कुल मिला के आ गया 36 और 1 करनी 37। अब BC की बात करें, BC मतलब x3 माइनस x2 का वर्ग मतलब 7 माइनस 6 का वर्ग, ये आ गया, ऋण 2 माइनस ऋण 4 का वर्ग, ये आ गया, 7 में से 6 गए मतलब 1 का वर्ग यहाँ पे, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई, यहाँ धन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 7 में से 6 जा रहा है तो धन ही बचेगा। 1 का वर्ग और यहाँ ऋण 2 ऋण 4 मतलब ऋण 6 का वर्ग, 1 का वर्ग हो गया 1, 6 का वर्ग हो गया ऋण 6 का वर्ग 36, 36 1 हो गया 37 करनी 37। अब CA का मान निकालो। तो देखो CA, तो देखिए हो क्या रहा था, इससे इसको घटा रहे थे, इससे इसको घटा रहे थे, मतलब इससे इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 5 माइनस 7 का वर्ग और ऋण 2 माइनस ऋण 2 माइनस ऋण 2 का वर्ग। तो देखिए ऋण और ऋण हुए तो धन हो गए, तो ऋण 2 और धन 2 मतलब आ गया 0, ये खत्म हो गए, कट गए। यहाँ देखिए 5 में से 7 गए तो ऋण 2 का स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया करनी 4। कुल मिला के आ गया क्या, AB का मान करनी 37, BC का मान करनी 37, CA का मान करनी 4। वो अलग बात है, CA का मान कुछ आ रहा है। देखिए समद्विबाहु की क्या सिचुएशन होती, कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पष्ट है कि जो AB और BC दोनों का मान क्या है, करनी 37, मतलब क्या है, ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी अध्याय है बेटा आपका, जो अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बहुत अच्छे और इजी क्वेश्चन हैं। मैंने लगभग प्रयास किए हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, प्रश्न बैंक का जो 19वां क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं, यदि बिंदु इतने इतने इतने
इतने। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल मज़ेदार क्वेश्चन है। देखें इसका सॉल्यूशन ये है आपके सामने, ठीक है। देखिए दिया है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A x1 y1 बराबर इतने, B x2 y2 बराबर इतने, C x3 y3 बराबर इतने और D x4 y4 बराबर इतने हैं। अब देखिए ये बना दिया आपने चित्र A B C D समांतर चतुर्भुज ये होता है। अब आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए यहाँ से हमने विकर्ण भी बना दिए। A से C को मिलाने वाली रेखा और B से D को मिलाने वाली रेखा ये विकर्ण है। और ये विकर्ण क्या है, बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। अलग पेन से दिखाया इसलिए मैंने। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते, मतलब जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु निर्देशांक, विकर्ण AC जो होगा ये AC मध्य बिंदु निर्देशांक मतलब बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसके निर्देशांक। तो ये अभी हमने एक क्वेश्चन बताए थे आपको मध्य बिंदु निर्देशांक वाला, आपने देखा हो रहा, मैंने आपके सामने मध्य बिंदु निर्देशांक का एक सवाल सॉल्व किया था ना। ये देखिए 10वां क्वेश्चन, मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते, इसमें इसको जोड़ के दूसरे भाग देते थे, मतलब x2 और x1 को जोड़ दिया जाता है ना। तो ये हमने किए थे। वैसे यहाँ पे होगा, बात आ रही है AC की, तो देखिए A और C मतलब 6-9/2 ये आ गया आगे आगे वाले, और एक बार पीछे पीछे वाले 1-4/2, बिल्कुल सिंपल है। फिर यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे P-8/2 और 3-2/2। इसको सॉल्व करें, 9 और 6 15/2, 1 और 4 5/2, P-8/2 ये जो कहते हो 3-2 5/2। अब हम जब इसकी तुलना करेंगे बेटा तो ये पीछे वाला स्टेप से पीछे वाला स्टेप कट गया, केवल क्या बचा 15/2 बराबर P-8/2। मैथ्स का एक और रूल है, बराबर के निशान के यदि इस साइड और उस साइड दोनों पक्षों में अपॉन में कोई सेम संख्या है तो गायब हो जाती, तो ये बेटा ये कट जाएगा, बचेगा 15 बराबर P-8। 8 का पक्षांतर करें इस तरफ तो 15 में से 8 चलेगा, ये 8 इस साइड आके माइनस के हो गए, 15 में से 8 गए बचे 7, 7 बराबर P या P बराबर 7। अतः P का मान P बराबर 7 होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये निकाले हमने आपके सामने क्या बेटा, विकर्ण के निर्देशांक। विकर्ण के निर्देशांक कैसे निकाले जाते। अब देखिए आप जो आपका इस अध्याय का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने एक वर्ग के शीर्ष हैं। आप इसको भी पूरे जमाएंगे, दिया है A B C और D के मान, ठीक है। फिर आप एक बार A B निकालेंगे, A B निकालेंगे तो B - A मतलब 4 - 1, ये देखिए ये 1 - 4 जो भी लगाना है, 4 - 1 या 2 - 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो AB का मान करनी 34, BC का मान करनी 34, CA का मान करनी 34 और DA का मान भी करनी 34। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है, वर्ग वह आकृति होती है बेटा जो जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही वर्ग के जो विकर्ण होते हैं इनके मान भी इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए ये चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, ये मिल गई, करनी 34 करनी 34 करनी 34 करनी 34, और विकर्ण का मान निकालोगे तो ये देखिए करनी 68 करनी 68, मतलब स्पष्ट है। ये आप लिखते हैं ना ए बी, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और विकर्ण ए सी बराबर बी डी, अर्थात ए बी सी डी की चारों भुजाएं बराबर, अर्थात ये क्या है, एक वर्ग है। बच्चों इस अध्याय में, अध्याय 7 में इतने ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। अब आपका काम है इनकी आप तैयारी कर लें। बाकी जो इक्का दुक्का क्वेश्चन है आप यदि पूछेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 7 अध्याय फिनिश हुआ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सवाल है, आप इसको देखें। ये क्या कह रहे हैं, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। तो याद रखिएगा ये x1 y1 x2 y2, मतलब x2 से इसको घटाया जाता है, मतलब 36 - 0 का स्क्वायर और 15 - 0 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर 36 ही स्क्वायर होगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं। 36 का स्क्वायर करोगे 1295, 15 का स्क्वायर 225, इसका टोटल करोगे 1521 आएगा, और करनी 1521 का मान होता है 39। अतः इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 39। ठीक है, अब यहाँ देख लें कुछ चीज़ें और। किसी बिंदु की यदि कोटि शून्य है, कोटि मतलब क्या होता है बेटा, x होता है भुज का मान और y होता है कोटि का मान। मतलब यहाँ कोटि क्या है, शून्य है, मतलब y की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। तो कौन से अक्ष पे होगा, x अक्ष पे होगा, सिंपल सी बात है ना। और वैसे ही अगर मान लो भुज शून्य है, मतलब x की वैल्यू 0 है, तो वो कौन से अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा। ठीक है, मूल बिंदु की दूरी कितनी होती है, इतनी होती है। बिल्कुल ये आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके बेटा,
मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट अध्याय के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।